और जिसमें कि ये पाया गया कि उस सड़क की क्वालिटी और भी अच्छी हो चुकी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, और उस जांच के आंकड़ों को अभी बता पाना असंभव है। माननीय मंत्री, सरकार को हर प्रकार के पूरक प्रश्न के उत्तर के लिए तैयार होना है। आप इसका उत्तर मेरे कार्यालय और माननीय सदस्य को भेज दें। मैं यह अनुमति इसलिए दे रही हूं कि इसमें डाटा कलेक्शन में समय लगने की संभावना है। तारांकित प्रश्न संख्या 3, माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय मंत्री जी से जो लिखित रूप से मुझे उत्तर प्राप्त हुए हैं उसमें मेरी पूर्ण सहमति नहीं है, क्योंकि मॉडल डिग्री कॉलेज राजमहल का निर्माण 4 वर्ष पहले, भवन के निर्माण का कार्य 4 वर्ष पहले ही पूरा किया जा चुका है, मगर अब तक वहाँ पे पठन पाठन का कार्य शुरू नहीं किया गया। क्या आप राज्य के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप इस प्रश्न का आप उत्तर इस प्रकार दिए हैं कि भवन में रंग रोगन का काम और भवन के फर्निशिंग का काम अभी बाकी है। तो क्या आपने 4 वर्षों के कार्यकाल में आप उसको पूरा नहीं कर पाए? भवन अब काफ़ी हद तक जर्जर की स्थिति में है और आप उसके स्पेशल रिपेयरिंग की भी बात कर रहे हैं। तो क्या आप राजस्व का एक ही काम में बार बार इस्तेमाल करेंगे? मेरा प्रश्न यह भी है कि मॉडल डिग्री कॉलेज राजमहल कब तक प्रारंभ होगा? मैं सभी से यह आग्रह करती हूं कि आस्क स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इट इज अ डिस्कशन, इट इज नॉट अ डिस्कशन। यहां पर हम लोग पूरक प्रश्न के उत्तर के लिए आए हैं, तो आप सबों से यह उम्मीद है कि आप सीधे पूरक प्रश्न पूछिए, उसे विस्तार पूर्वक से कहिए नहीं, बस इतनी बातों को प्रकट कीजिए कि मंत्री जी उनका उत्तर दे पाए। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करती हूं कि आप उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं या याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार 1.5 वर्ष पूर्व बनी है और बीते 1.5 वर्ष में हमारी स्थिति, आपकी स्थिति, यहाँ तक कि पूरे विश्व की स्थिति को अगर हम देखें तो ये भयावह स्थिति रही है। महोदया, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब यह निर्माण हुआ था, मॉडल डिग्री कॉलेज का जब यह निर्माण किया गया था, जितने छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया था, उस वक्त सैनिटेशन की जो सुविधा है वहाँ पर्याप्त नहीं की गई थी। और हमारी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है। हमारी सरकार बच्चों के स्वास्थ्य और उस जगह के स्वच्छता को लेकर बात कर रही है, उस पर काम कर रही है, और इसलिए हमारी सरकार जो है वहाँ पे सैनिटेशन का वर्क करवा रही है, जो भी बचा हुआ है, वहाँ के रंग रोगन का कार्य करवा रही है जो भी है, और जैसे ही वहाँ के फर्निशिंग का काम पूरा हो जाएगा उसी तरह उसे हैंडओवर भी कर दिया जाएगा। महोदया, मैं आपको एक अंग्रेजी में कहावत है डॉक्टर रॉबर्ट जेफरेस की, उन्होंने कहा है सक्सेस विदाउट सक्सेशन इज फेलियर। तो हमारी सरकार कोई आनन फानन में कार्य नहीं करती है, वह एक व्यवस्थित रूप से कार्य करना जानती है और कार्य करती है। जो मॉडल डिग्री कॉलेज है उसके नाम के अनुरूप ही वो उसका प्रभाव और उसकी निर्माण किया जा रहा है, और जैसे ही यह निर्माण हो जाएगा वहाँ पर पाठन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य सूचना में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उच्च तकनीकी एवं शिक्षा विभाग के संबंध से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई, परंतु मानवाधिकार संबंधी विषय की पठन पाठन की व्यवस्था हमारे विश्वविद्यालय में अभी तक चालू नहीं हुआ है। मैं कोल्हान एवं राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में मानवाधिकार जैसे मुद्दे एवं अध्ययन के संबंध में पठन पाठन की व्यवस्था की जाए, इसका आपके समक्ष अनुरोध करता हूं।
माननीय मंत्री श्री रवि शशांक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, आपको यह कड़ा निर्देश दिया जाता है कि आप कोल्हान विश्वविद्यालय का गहन अवलोकन करें, वहां जाकर देखें कि वहां की समस्याएं क्या क्या हैं। उसके लिए एक कमेटी का गठन कीजिए जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और उसकी रिपोर्ट तैयार कर मुझे और माननीय सदस्य को दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस पर जांच करवाऊंगा और जो भी इसके पीछे जिम्मेवार है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। तारांकित प्रश्न संख्या 4, माननीय सदस्य श्री अभिदीप प्रशांत सागर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदया से कुछ प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा रखता हूं। कहावत है, कभी वंदन है कभी हर्ष है, वास्तव में छात्र जीवन एक संघर्ष है। परंतु हमारी राज्य की विडंबना है कि हमारे के छात्रों को सरकार की विफल नीतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2005 की बात है जब प्रथम सीमित उपसंहर्ता परीक्षा का विज्ञापन प्रसारित हुआ जिसमें छात्रों ने नामांकित किया। इसके 15 वर्ष उपरांत इसकी परीक्षा लिखित ली गई 2020 के जनवरी माह में। इसके बाद आज की तिथि तक कोई निर्देशन या फिर कोई घोषणा नहीं की गई है कि इसके रिजल्ट्स कब तक घोषित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण सहित अगर इसकी गंभीरता को अगर समझाऊं, वर्ष 2005 में यदि कोई छात्र 30 वर्ष की आयु में इसमें नामांकित हुआ तो 45 वर्ष की उम्र में उसने ये लिखित परीक्षा को दिया। ऐसे में उस छात्र के 15 वर्ष जो व्यर्थ गए, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये सभी हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन इस समय मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बस इस सवाल का जवाब चाहता हूं कि आखिर किस तिथि तक हमारी सरकार इसके परिणाम को घोषित करने की कोशिश करनी चाह रही है। धन्यवाद। माननीय मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे सदस्य छात्रों के भविष्य को लेकर इतनी सजगता दिखा रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। परंतु माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से इस पूरे सदन को सूचित करना चाहती हूं कि इस एग्जाम के विषय में सारे मूल्यांकन किए जा चुके हैं और जो आने वाले कुछ ही समय में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। और जहां तक इसके विलंब की कारणों की मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि आप कुछ 2-3 सालों से हमारा जो अगर मैं पिछले 2 सालों को दिखाऊं आपके सामने तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना जैसी घातक महामारी का सामना कर रहा है और ऐसी स्थिति में मूल्यांकन करा पाना हमारे लिए संभव नहीं था। और साथ ही साथ हमारे अधिकारियों पर और भी एग्जाम के मूल्यांकन किए जाने के कार्यभार सौंपे गए थे जिसे भी पूर्ण करना उतना ही आवश्यक था। तो माननीय महोदय जी, मैं आपको बस यही बताना चाहती हूं कि इस संबंध में हमारे द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और मैं सभी को यह भी बताना चाहती हूं कि मेरी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। मेरी सरकार भी छात्रों के भविष्य को लेकर उतनी ही सजग है जितने यहाँ पर बैठे मेरे विपक्षी, मेरे हर एक सदस्यगण यहाँ पे जितने ही छात्र को लेकर अपनी चिंताएं जता रही है। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसकी परिणाम आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। धन्यवाद। तारांकित प्रश्न संख्या 5, माननीय सदस्य सुश्री सभ्यता भूषण। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं माननीय मंत्री जी के लिखित उत्तर से बिल्कुल असहमत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2004 में हमारे देश में कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय की स्थापना की गई थी और इस विद्यालय की खोलने का एकमात्र उद्देश्य था कि जो हमारे शहरी क्षेत्र की बालिकाओं को जो शिक्षा मिल रही है वही शिक्षा हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को भी मिले। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि वहां पढ़ा रही महिलाएं जो शिक्षिका हैं, महिला शिक्षिकाएं, उनके लिए क्या आज तक आवास की व्यवस्था की गई है? जी नहीं महोदया।
मैं सदन के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि अगर मैं बात दूसरे राज्यों की करती हूं तो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक विद्यालय में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं के लिए एक आवास का प्रावधान है। लेकिन अगर बात हम अपने राज्य की करें, किसी जिले की करें या किसी प्रखंड की करें, तो आज भी महिलाएं, वहां पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं एक आवास के लिए वंचित है। तो मैं सदन से ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये आवास निर्माण कराने का कार्य कब तक शुरू किया जाएगा? माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब 1.5 वर्ष पूर्व मैंने शिक्षा मंत्रालय का बागडोर संभाला, तब से हम शिक्षा की ओर तेजी से कार्य कर रहे हैं। चूँकि राज्य में 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं और सर्वप्रथम 60 विद्यालयों के भवन का निर्माण कराया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पहले 8वीं कक्षा तक ही शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद हम लोगों ने 123 विद्यालयों का उत्क्रमण कर उन्हें +2 तक किया। महोदया, जब हमारी सरकार मंत्रालय में आई तो हमने देखा कि शिक्षिकाओं की 2000 सीट खाली हैं। इसके बाद सर्वप्रथम हमने यह निर्णय लिया कि इस समस्या का समाधान हमें जड़ से करना चाहिए और सर्वप्रथम हमने शिक्षकों की नियुक्ति की और बहुत से जिलों में, बहुत से विद्यालयों में शिक्षिका आवास और उसके साथ अच्छे सुंदर भवन का भी निर्माण कराया गया। महोदया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस भी जिले में विद्यालय में शिक्षिका आवास नहीं बन पाया है, सरकार क्रमिक रूप से उस विद्यालय में भी शिक्षिका आवास बनवाने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। सरकार का उत्तर हो गया, आश्वासन हो गया। आश्वासन समिति इसको देखेगी। माननीय सदस्य, आप चिंता ना करें। तारांकित प्रश्न संख्या 6, माननीय सदस्य श्री विकेश कुमार राम। धन्यवाद महोदय। हमारे प्रश्न का जवाब तो मिला, लेकिन हम उस जवाब से असंतुष्ट हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा राज्य झारखंड की आधी जनसंख्या, आधी से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उन ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को 40-50 किलोमीटर की दूरी तय कर ब्लड बैंकों तक पहुंचने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, जिससे मरीजों को वहां तक पहुंचने पर बहुत बार ऐसा देखा गया कि ब्लड नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी उसी अवस्था में मृत्यु हो जाती है। तो मैं राज्य सरकार से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे राज्य के सभी प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंकों की स्थापना करवाएं। माननीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के इस पटल में मैं ये कहना चाहूँगी अपने सदस्य को कि हम ऐसे ब्लड बैंक की स्थापना नहीं कर सकते हैं। ब्लड बैंक की स्थापना करते समय हमें WHO के बहुत सारे प्रावधान हैं जिसका पालन करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना का काल चल रहा था, बहुत सारी क्षतियाँ हमें हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी इन दोनों पर ध्यान दें, इस पर कार्य करें। हमारी सरकार ने यह भी कार्य किया है कि हम ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों पर कार्य करें और हमें खुशी है कि हमें इसमें सफलता मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने मोबाइल वैन की व्यवस्था कर रखी है, जिसके माध्यम से हमने हर जगह पे लोगों को एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, जिससे उपलब्ध करके, जिससे उपयोग करके वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माननीय महोदया, मैं आपको बता दूं कि हमने कूलिंग रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था कर चुकी है,
जिसके माध्यम से हम ब्लड को एक निश्चित तापमान पर रख सकते हैं, जिससे होगा ये कि वो ब्लड खराब नहीं होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम ब्लड बैंक की स्थापना कर दें, वहाँ पे अगर ब्लड जमा होगा तो अगर उसका उपयोग ना हो समय पर तो वो ऐसे भी खराब हो जाएगा। अगर वो ब्लड किसी को दे दिया जाए तो मुझे लगता है उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी सरकार का सिर्फ एक ही मोटो है, और वो मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी सरकार निरंतर उसी बात पर ध्यान दे रही है और हम यह प्रयास करेंगे कि हम इस मोटो का उल्लंघन ना करते हुए जहां तक हो सके हम जन कल्याणकारी कार्य करेंगे। मैं सदन का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने सदस्य को यह आश्वासन देती हूं कि हमें समय दिया जाए। हमारी सरकार तो भी आई ही है, आप परिणाम देखिएगा, हम बेहतर करेंगे। धन्यवाद। तारांकित प्रश्न संख्या 7 माननीय सदस्य सुश्री श्वेता कुमारी। धन्यवाद महोदया। माननीय महोदया जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा पूरक प्रश्न है कि पेयजल की समस्या को यहाँ महामहिम मंत्री जी इतने हल्के में ले रहे हैं, क्या ये सही बात है? जो इन्होंने, हमारा जो कर्तव्य है कि सरकार प्रत्येक नागरिक को पेयजल उपलब्ध कराए, लेकिन इन्होंने कहा है कि 14,000 आबादी में सरकार स्वयं कह रही है कि 5500 लोगों को वो जल प्रदान करा चुकी है नलों के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे चापाकल तो खराब हुए पड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी इस सदन से कि सरकार इसके लिए क्या योजना करेगी? माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। धन्यवाद महोदया। मैं आपके माध्यम से अपने सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो है वो दूरगामी परिणामों को लेकर काम कर रही है। जैसे कि पता है कुछ क्षेत्र में भूगर्भ जल की स्रोत थोड़ा नीचे चली गई है, जिसके कारण वहाँ पर डीप बोरिंग किए जा रहे हैं और वैकल्पिक तौर पर टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और आगामी 10 वर्षों के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत बगल के जलाशयों से पाइपलाइन के द्वारा वहाँ पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। ये कार्य प्रगति पर है, आपको आगामी सत्र में यहाँ पर कार्य दिखने लगेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य। धन्यवाद महोदया। मेरा आपके माध्यम से माननीय सरकार और सदन से यह अनुरोध है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सभी जिलों में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि एक और हम महिला शिक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और अपने परिवेश को देखते हैं तो स्नातक के बाद उच्च शिक्षा के लिए दूसरे जिले में जाकर के छात्राओं के लिए पढ़ाई करना, प्रतिदिन क्लास करना, यह संभव नहीं है। इसलिए राज्य के प्रत्येक जिलों में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था हो, यह आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं या आदेश देती हूं कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में कड़े नियम बनाएं, उनको शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो घर में भी रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करें, स्वावलंबी बन सकें। इस क्षेत्र में आप जितना जल्दी हो सके नियमों को बनाएं, आपस में विचार विमर्श करें और जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट तैयार करें और अगले सदन की कार्रवाई में उसे प्रस्तुत करें। माननीय सदस्य, यह अत्यंत ही खुशी का विषय है कि आज की कार्य सूची में शामिल सभी अल्प सूचित प्रश्न एवं तारांकित प्रश्न हो गए हैं। यह सभा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सबों को इसके लिए धन्यवाद। कार्य स्थगन की सूचना। माननीय अध्यक्ष, मैंने कार्य संचालन के नियम के तहत राज्य के ज्वलंत विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। कृपया उस पर अपना निर्णय दें। मैं पढ़ने की अनुमति देती हूं, आप पढ़ें। धन्यवाद महोदया। मैं कार्य संचालन के नियम के तहत कार्य स्थगन की निम्न सूची देती हूं। महोदया, राज्य में महंगाई अपने चरम पर है। इससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। मैं बता दूं महोदया कि घरेलू सामान से लेकर
पेट्रोल और डीजल तक के दाम आसमान छू रहे हैं। खाद्य सामग्रियों की कीमत आसमान छू रही है। हमारे निम्न तबके के जो लोग हैं, खासकर मैं बात करना चाहूंगी, मैं आवाज उठाना चाहूंगी उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए और श्रमिकों के लिए, क्योंकि उनके सामने विषम परिस्थिति आ चुकी है। सरकार का यह प्रथम दायित्व बनता है कि वह जन सामान्य को जीवन यापन की सामान्य सुविधा उपलब्ध कराए। मेरा यह मानना है कि वर्तमान सरकार इसमें पूरी तरह असफल रही है। मैं आसन से अनुरोध करती हूं कि सभा की कार्यवाही को स्थगित करते हुए इस ज्वलंत विषय पर चर्चा की जाए। इस संबंध में मैं लोकसभा के प्रथम जीवी मावलंकर जी का एक नियमन का उल्लेख करना चाहती हूं। कार्य स्थगन के संबंध में उन्होंने कहा था, Successive speakers of the Central Legislative Assembly, including myself, had considerably relaxed the rule of admission as it prevailed in the House of Commons, for the obvious reason that private members who were in opposition had few opportunities of discussing matter of public importance. The government then was not responsible to the legislator, nor were they amenable to its control. There was, therefore, good ground for the presiding officers to relax the rule and allow opportunities for discussion of all important questions on adjournment motion. The conditions now have entirely changed, and therefore, in the new setup, with the various opportunities and the responsive and responsible character of the government, we cannot look upon an adjournment motion as a normal device for raising discussion on any important matter. माननीय सदस्यगण, कार्य स्थगन की जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं समझती हूं कि इन विषयों पर सरकार ने अपने प्राथमिकताओं में उल्लेख किया है और यह प्रथम सत्र ही है, इसलिए सरकार को अपना कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। फिर हम सरकार की आलोचना करेंगे और उन्हें सचेत भी करेंगे। मैं कार्य स्थगन की सूचनाओं को अमान्य कर देती हूं। विधायी कार्य। मंत्री वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। जोहार माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2021 पारित हो, पुनर्स्थापित हो, माफ कीजिएगा, झारखंड वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2021 पुनर्स्थापित हो। सुश्री सभ्यता भूषण। नमस्कार अध्यक्ष महोदया, जोहार महोदया। मैं इस विधेयक का पुनर्स्थापन का पुरजोर विरोध करती हूँ। मुझे अपनी बात रखने के लिए अनुमति दी जाए। माननीय सदस्य, सामान्यतः विधेयक के पुनर्स्थापन का विरोध नहीं किया जाता। चूंकि यह विधेयक राज्य के हित में है, मैं आपको अनुमति देती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगी, और बिंदुओं को चर्चा करने से पहले मैं अपने द्वारा लिखी एक पंक्ति पर्यावरण पर आधारित सुनाना चाहूंगी कि वृक्षों की कटाई पर अब तो डर जाओ तुम इंसान, अब नहीं तो आखिर कब करोगे तुम पर्यावरण का सम्मान। कलाम के सपनों का हरा भारत इस हिंद भूमि का क्या होगा, हे आर्यावर्त के भारत का भविष्य क्या होगा, हे आर्यावर्त के भारत का भविष्य क्या होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में पहले से ही पर्यावरण संबंधित कई सारे कानून, कई सारे विधेयक बन चुके हैं, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि जो पहले से विधेयक बने हुए हैं, क्या उनका हम अभी सही तरीके से अनुसरण कर रहे हैं? जी नहीं महोदया।
पर्यावरण सुरक्षा हेतु इसके सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे हम संक्षिप्त में ईपीए के नाम से जानते हैं, क्या इस अधिनियम का पालन किया जा रहा है? आज भी हमारे देश में अवैध तरीके से अंधाधुंध वृक्षों की कटाई की जा रही है। अगर हम बात अपने प्रदेश झारखंड की ही करें तो वो समुदाय जो जिसकी जीविकोपार्जन का एकमात्र स्रोत वन है, उसकी भी कटाई की जा रही है। तो महोदया, मेरा ये मानना है कि आप पहले जो चलाए जितने विधेयक है, पहले चलाए जितने कानून है, पहले इसका तो हम अनुसरण कर लें। सीधी तौर पर बात करें महोदया, तो ये विधेयक हमारी कानून को आम तौर पर कमजोर करना चाहती है। ये विधेयक मैंने पढ़ा अभी कुछ देर पहले, जिसमें एक अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 साल तक वृक्षों की कटाई नहीं करनी है। क्यों महोदया? 7 साल के बाद हम उस वृक्ष की कटाई क्यों कर सकते हैं? मैं पूरे सदन के माध्यम से ये पूछना चाहूंगी कि 7 साल के बाद क्या वो वृक्ष हमें ऑक्सीजन नहीं देती है? क्या उस वृक्ष से हमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है? तो इस मुख्य बिंदुओं पर आप एक बार गौर फरमाएं। आईपीसी धारा 277 की अगर हम बात की जाए तो कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर सीवरेज वेस्ट को बिना एसटीपी या बिना एटीपी के माध्यम से हम किसी भी जलाशय या फिर नदी तालाब में डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन आज भी हमारी राज्य सरकार इसे अनदेखा कर रही है, जिसका सीधा असर हमारे जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर जा रहा है। और आखिरी मैं ये कहना चाहूंगी कि दूसरी ओर अगर हम आईपीसी धारा 278 की बात करें तो आज भी हमारे देश में प्रॉपर फिल्ट्रेशन के बगैर वायुमंडल में ऐसे गैस छोड़ दिए जाते हैं जिसका सीधा प्रभाव हमारे वातावरण के साथ साथ मनुष्य के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो महोदया, मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि पहले पुराने चलाए जा रहे जितने विधेयक हैं उस पे कार्य करें। और अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि रोज रोज ऐसे नए नए अधिनियम, नए नए कानून लाने से व्यर्थ है कि हम जितने पुराने कानून हैं उस पे अच्छी तरीके से अमल करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य अभिदीप प्रशांत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज इस सदन में मैं पक्ष की ओर से जो ये विधेयक प्रस्तुत की गई है इस पर अपना समर्थन में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा। साथ ही हमारे विपक्ष के एक नेता ने जो आज सवाल को अंकित किए हैं उसके भी सवालों के मैं उत्तर देना की कोशिश करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शुरुआत करने से पहले मैं एक संस्कृत श्लोक पढ़ना चाहूंगा। मधुवत तरते मधुचरणी सिंधुआ मधु मधुवर्ण संतोदया। अर्थात मनुष्य के लिए हमारी प्रकृति में संसाधनों की कमी नहीं है, परंतु जब हम अपनी आवश्यकताओं से बढ़कर जब अपने लालच के कारण हम अपनी प्रकृति का अत्यधिक शोषण करते हैं तो ये ना ही सिर्फ प्रकृति के लिए बल्कि हम सभी मनुष्यों के लिए भी हानिकारक है। माननीय महोदया, आज जब हम इस पटल पर चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ झारखंड वृक्ष संरक्षण अधिनियम पर ही नहीं, झारखंड सरकार द्वारा जो सतत प्रयास है विकास की ओर उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। मुझे आज गर्व है कि हमारी सरकार की ओर से आज झारखंड वृक्ष संरक्षण विधेयक को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि इस विधेयक के माध्यम से हम ना ही सिर्फ समाज के अंतिम वर्ग के लोगों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो समस्या आ रही है उसके सुधारात्मक रूप से उसके सुधार को इस विधेयक के माध्यम से ला सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अगर हम इस विधेयक की बात करें तो ना ही सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि हम लोगों ने काम किया है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण नियम को संबोधित करते हुए हम वैश्विक जो समस्याएं आ रही है उसके सामना करने के लिए हम तैयार रह सके। अगर हम झारखंड की बात करें तो जो आइडियल फॉरेस्ट कवर 33% होनी चाहिए वो यहाँ पर सिर्फ 29.6% है। इसलिए हमारी सरकार आज ये विधेयक लेकर आई है, परंतु हमारे विपक्ष की जैसे नेता ने कहा कि विधेयक तो बिल तो ऑलरेडी है, नियम कानून है, लेकिन ये नई विधेयक क्यों लाई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम युवा प्रतिनिधि हैं, हमारा काम है बदलाव की ओर अग्रसित होना। जो आप जैसा कि महोदय ने खुद कहा कि
कानून तो पहले से ही हैं, लेकिन वो अपने उद्देश्यों को पालन करने में भी विफल रहा है। तो इसकी जरूरत है कि हम एक ऐसा विधेयक लेकर आए जो जनसाधारण में झारखंड के लोगों के हित कार्य के लिए प्रमाणित हो। आज अगर हम झारखंड ही नहीं पूरे विश्व की बात करें तो पिछले वर्ष हम लोगों ने जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया तो हमें इस बात की अनुभूति हुई कि बड़े से बड़े राज्य एवं देश जो आर्थिक रूप से सशक्त थे वे अपने समस्याओं से लड़ने में विफल रहे। इसलिए झारखंड सरकार चाह रही है इस विधेयक के माध्यम से कि हम जो प्रयास है जो विकास की ओर वो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसके साथ ही हम इस विधेयक के माध्यम से जो वनीकरण कार्य के लिए योजनाएं चल रही है उस पर भी प्रोत्साहित करने के लिए यह विधेयक कार्य करेगी। साथ ही हमारी नेता विपक्ष के नेता ने एक सवाल कहा कि 7 साल की जो सीमा बताई गई है उसके संरक्षण के लिए जो जिसे पेड़ काटने की अनुमति दी गई है, तो ऐसा नहीं है महोदया कि 7 साल बाद हम उस पेड़ को काट देंगे। 7 साल तक उस पेड़ की संरक्षण करनी है ताकि वो खुद एक सशक्त पेड़ बनकर तैयार हो, जिसके बाद वो खुद से एक वृक्ष बनकर तैयार हो। माननीय अध्यक्ष महोदया, जब हम 100 पेड़ लगाते हैं तो उसमें से कुछ ही बड़े हो आगे चलकर एक पेड़ बन पाते हैं, बाकी सभी कई कारणों से वो मर जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम उसके संरक्षण पर भी कार्य करें और जिन्हें यह अनुमति दी गई है पेड़ काटने की उन्हें 7 साल तक इसका संरक्षण का भी जिम्मेदारी सौंपा जाए। इसके साथ ही हम सरकार की ओर से इस विधेयक की समर्थन हेतु अपना प्रस्ताव रखते हैं और इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री सलोनी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। जैसा कि सदन का समय बहुत कीमती है और मैं उसका बहुत ही कुछ समय लेकर कुछ ही मुख्य बिंदुओं के बारे में बोलना चाहूँगी। चूँकि पर्यावरण समस्या एक बहुत ही ज्वलन समस्या है। आज भारत सरकार ने बहुत सारे अधिनियम लाए थे, बहुत सारी कानून बनाए हैं, लेकिन आज उनका पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। अगर हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की ही बात करें तो उसके सेक्शन 5 में ये दिया हुआ है कि किसी भी फैक्ट्री से अगर कोई वहाँ के क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या फिर ध्वनि प्रदूषण हो, तो वहाँ उस फैक्ट्री को ये नोटिस दी जा सकती है कि आप फैक्ट्री को बंद करें। चाहे वो एमिशन हो, एग्जॉस्ट एमिशन, वाटर एफ्लुएंट्स या किसी भी तरह की निकासी होती है, तो उसके बारे में भी सेक्शन 15 के तहत या उन्हें नोटिस भेजने का प्रोविज़न दिया गया है। मैं आगे एफॉरेस्टेशन की अगर बात करूं तो कंपेंसेटिव फॉरेस्ट, जहां की माइनिंग क्षेत्र में जहां उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, वहां पर अगर हम माइनिंग करते हैं तो रिजर्व फॉरेस्ट को हम नहीं काट सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट को हम नहीं काट सकते हैं, राज्य क्षेत्र के अंदर आए हुए फॉरेस्ट को भी हम नहीं काट सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक्ट जो हमारा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके सेक्शन 15 के तहत हम ये नोटिस उनके पास भिजवा सकते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं। तो इसके बारे में तो आज तक सरकार ने नहीं सोचा। इस क्षेत्र में, इस दिशा में उन्होंने कोई कार्य तक नहीं किया है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि यह विधेयक जो अभी आप पारित लाया गया है सदन में, वह नहीं लाया जाए और इसके जगह पर जो पहले से कानून चलाए जा रहे हैं उन्हें और मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। इस विधेयक का कोई अर्थ ही नहीं बनता है, कोई मतलब ही नहीं है। माननीय सदस्य विजय बड़ाई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कार्बन विश्लेषण को बंद किया जाए। हमें वन को बचाना है, वनों की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने आप से भी वनों को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मनुष्य अपने फायदे के लिए होते हैं। अगर वातावरण को शुद्ध रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए।
सरकार को इस संबंध में और कुछ कहना है? जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे कि हमारी विपक्ष के एक नेता ने अभी कुछ सवाल उठाए हैं, जहां पे उन्होंने अंकित किया है कि जिन फैक्ट्रीज से जो कार्बन इमिशन हो रहे हैं उन पर ताले बंद कर दिए जाने चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि हमें आर्थिक विकास के साथ साथ जो पर्यावरण संरक्षण है दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। आज जब हम वनीकरण की बात कर रहे हैं इस विधेयक के माध्यम से, तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो कार्बन इमिशन की ये बात कर रहे हैं उसी के समाधान के लिए ये विधेयक को यहाँ लाया गया है। आज जैसे कि इन्होंने और भी कई बातें रखी कि फैक्ट्रीज से जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो समस्याएं आ रही है वो इस विधेयक के बातों से निराधार है। इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है और इस पर ये चर्चा का विषय नहीं है, इस कारण इस बात को मैं निराधार मानता हूं। धन्यवाद। जी माननीय सदस्य। जोहार अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। इस विधेयक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्या है? अगर पहले से कानून बनाए गए हैं वन को लेकर, पेड़ काटना अपराध की श्रेणी में आता है, कानून तो पहले से बना है महोदया। आप बिना अनुमति के पेड़ नहीं काट सकते, ये कानून पहले से। इस विधेयक में नया क्या है? यह केवल सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए इस विधेयक को लाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पहले से लाए गए विधेयक को, जो कानून पारित हो चुका है, जो कानून पहले से है, उसको वह अनुपालन नहीं कर पा रही है, करवा नहीं पा रही है। इस विधेयक में कहीं भी जनजातीय समूह, आप वन बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह झारखंड जनजातीय बहुल क्षेत्र है, यह भूलना नहीं चाहिए। जो लोग हमारे वन को बचाते आए हैं उनको कौन बचाएगा? हमारी सदस्य ने कहा कि उनके जीविकापार्जन का भी ख्याल रखना चाहिए। प्राथमिक उपचार की जो जनौषधि वनौषधि की परंपरा रही है कि वन औषधि के द्वारा जनजाति समूह प्राथमिक उपचार करते आए हैं। आप अगर माननीय सदस्य कह रहे हैं पक्ष के कि प्रवेश वर्जित हो जाएगा, अगर उनका प्रवेश वर्जित हो जाएगा तो वो जनौषधि कहां से लेकर के आएंगे? वनौषधि कहां से लेकर आएंगे? उनका जीविका कैसे चलेगा? इस पर विचार की आवश्यकता है महोदया। इसलिए पूरे विपक्ष की ओर से मैं इस विधेयक का भी पुरजोर विरोध करता हूं। प्रश्न यह है कि झारखंड वृक्ष संरक्षण विधेयक 2021 पुनर्स्थापित हो। जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें। हाँ। जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। ना। मैं समझती हूं कि पक्ष में बहुमत है। झारखंड वृक्ष संरक्षण विधेयक 2021 पुनर्स्थापित की अनुमति दी गई। मंत्री वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। अध्यक्ष महोदया, मैं झारखंड वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2021 पुनर्स्थापित करता हूं। झारखंड वृक्ष संरक्षण विधेयक 2021 पुनर्स्थापित हुआ। सभा की कार्यवाही 1:15 अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तुम्हारा इसीलिए हम बोल दिए, थोड़ा मजबूत हो